Hello everyone, myself is Divya Mahajan and today we will discuss next question related to the curl and the divergence. नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यू जो है वेक्टर हमारे पास दे रखा है कंपोनेंट की फॉर्म में, दैट इज़ आई जे के कैप की फॉर्म में दे रखा है और गिवन क्या दे रखा है कि वेक्टर क्या है हमारे पास इररोटेशनल है। लास्ट टॉपिक में हमने किया था कि वेक्टर कब इररोटेशनल होता है, जब उसका कर्ल जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमने कर्ल को ज़ीरो लेके चलना है और लैम्डा म्यू और न्यू की जो वैल्यू है वहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो एफ वेक्टर का कर्ल होगा वो निकालेंगे और उसको ज़ीरो वेक्टर के इक्वल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ल फाइंड आउट करेंगे। कर्ल हमारे पास क्या दे रखा था, कर्ल के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि जब हमने किसी वेक्टर का कर्ल निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं हम अगर वेक्टर हमारे पास जो है कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में आई जे के कैप आएगा, सेकेंड रो में ग्रेडियंट के कोफिशिएंट्स आएंगे, दैट इज़ कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई, कर्ली ओवर कर्ली जेड, और थर्ड रो में जो वेक्टर गिवन दे रखा है उसके आई जे के कैप के कोफिशिएंट्स जो हैं वो आएंगे। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। तो आई कैप का जो आपके पास जो है कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट कर्ली ओवर कर्ली वाई, और किसका फाइंड आउट करना है, 2x न्यू और इंटू वाई प्लस 3z। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे 2x का, वो y के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। अब न्यू इंटू वाई है तो y का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 आ जाएगा, न्यू अकेला रह जाएगा आपके पास, और 3z जो है y के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, अकेला कांस्टेंट आ रहा है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। तो इसका मीनिंग जब हम इस पूरी टर्म का जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, खाली म्यू बचेगा आपके पास। नेक्स्ट जो है आई कैप के जो नेक्स्ट कोफिशिएंट था हमारे पास जो कर्ली ओवर कर्ली जेड म्यू एक्स प्लस 2y प्लस 3z का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो z के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो म्यू एक्स का जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि यहाँ पर z मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा तो ये z के लिए कांस्टेंट होगा तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 जाएगा। 2y फिर विद रिस्पेक्ट टू z करना है तो इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास 0 चला जाएगा, और 3z का विद रिस्पेक्ट टू z जब आप करोगे तो इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू z 1 आएगा। 3 कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो एज इट ही रहेगा। तो आई कैप के जो कोफिशिएंट बनेंगे वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, न्यू माइनस का कितना बन रहा है, 3। ऐसे ही हम जे कैप के कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट के कैप के कोफिशिएंट को सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करके हमारे पास इतना टर्म जो है वो बन जाएगी। और ये हमारे पास वेक्टर इरोटेशनल ऑलरेडी गिवन दे रखा था तो इसलिए इसके डिटर्मिनेंट को 0 वेक्टर के इक्वल हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर ज़ीरो वेक्टर को भी हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख देना है, दैट इज़ 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। जब हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये दिमाग में रखना आपने। इसके बाद हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। आई के कोफिशिएंट को इक्वेट जब आप करोगे तो न्यू माइनस जो 3 है वो इक्वल टू क्या आएगा, 0, और न्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3। ऐसे ही जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करोगे, दैट इज़ 2 माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 2। एंड नेक्स्ट जो है के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करोगे, म्यू माइनस जो है 3 इक्वल टू 0 आ रहा है तो म्यू की वैल्यू पॉजिटिव 3 आ जाएगी। तो ऐसे तीनों की वैल्यूज़ जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, इस मेथड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो वेक्टर आपके पास सोलेनॉइड गिवन दिया होगा या फिर इरोटेशनल दिया होगा तो वहाँ से हमने लैम्डा म्यू जहाँ ए बी सी की फॉर्म में कुछ भी आपके पास जो कोफिशिएंट्स दे रखे हैं उनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर सोलिनॉइड दिया है तो डाइवर्जेंस को इक्वल टू 0 कर देना है। अगर आपके पास इरोटेशनल दिया है तो कर्ल एफ को क्या कर देना है, 0 के इक्वल करके वहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर से है आपके पास, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ वेक्टर फिर से कंपोनेंट में दे रखे है और फैक्टर जो है उन्होंने इरोटेशनल बोला है। तो सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन किया है वैसे ही करना है। कर्ल एफ निकाल के आपने उसको ज़ीरो वेक्टर के इक्वल लिख देना है। फर्दर ज़ीरो वेक्टर का ब्रेक डाउन कर देना है कंपोनेंट की फॉर्म में, 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, और वहाँ से कोफिशिएंट इक्वेट करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास जो है गिवन दे रखा है कि वी वेक्टर फिर से कंपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है और उसका हमने कर्ल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन पिछला ही है, कर्ल वी फाइंड करना है, तब तक वहाँ तक क्वेश्चन पिछला ही है। लेकिन साथ में उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि कर्ल जो है जब आप फाइंड आउट करोगे, एक बार पी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, एक बार क्यू पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, और जो दोनों कर्ल आएंगे आपके पास पी पॉइंट के ऊपर और क्यू पॉइंट के ऊपर, वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। अब ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ परपेंडिकुलर होने हैं। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? ज़ीरो होती है। जब हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट किया था तब हमने परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट किया था। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तब आपके पास दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो ज़ीरो के इक्वल आती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर तो हम कर्ल वी फाइंड आउट ही करेंगे। तो कर्ल वी फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही पुराना मेथड, वी वेक्टर आपके पास कंपोनेंट की फॉर्म में दी है, दैट इज डिटरमिन मेथड के में आप सॉल्व करोगे। तो जब आप कर्ल फाइंड आउट कर लोगे तो दो पॉइंट गिवन दे रखे हैं, एक बार पी पॉइंट गिवन दे रखा है, एक क्यू पॉइंट दे रखा है। दोनों को आपने कर्ल एफ के अंदर फिल करना है। दैट इज एक्स की वैल्यू पी पॉइंट में एक्स दे रखा है आपके पास 1, वाई दे रखा है आपके पास 2, और जेड की वैल्यू आपके पास दे रखी है -3। तो यहाँ पर जो कर्ल एफ हमने फाइंड आउट किया है इसके अंदर आपने क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास कर्ल वी एट पॉइंट पी वो आएगा हमारे पास 3 i कैप माइनस का k कैप। और जब वी वेक्टर के बाद जब वी वेक्टर में हम फिर से क्यू पॉइंट फिल करेंगे, क्यू में पॉइंट दे रखा आपके पास एक्स का 2, y का आपके पास 3 दे रखे हैं और z का दे रखा है 12। तब आपके पास जो कर्ल v के अंदर क्यू पॉइंट फिल करने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा हमारे पास -5 i कैप प्लस का 15 k कैप। और उन्होंने क्या पूछा था, p पॉइंट के ऊपर जो कर्ल निकल रहा है और जो q पॉइंट के ऊपर कर्ल निकल रहा है वो दोनों क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या था हमारे पास, मैंने पहले भी बताया था कि जब वेक्टर का जब हमने टॉपिक किया था, ऑर्थोगोनल कब होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब आपके पास जब आपके पास दोनों वेक्टर्स की जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। दैट इज़ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। तभी आपके पास जो है ज़ीरो वेक्टर नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, ये दिमाग में रखना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास। ठीक है, +2 का रिजल्ट है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आएगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी, दैट इज़ ज़ीरो के इक्वल होगी। तो जो भी आपके पास दोनों वेक्टर्स निकले हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। अब डॉट प्रोडक्ट निकाला तो इजी है, आई वाले को आई के साथ करना है, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है और के को के वाले साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जे का यहाँ पर तो है ही नहीं आपके पास कोफिशिएंट, तो जब आई को आई के साथ करोगे -3 -5 वो कितना बन गया, माइनस प्लस का 15 बन गया। और के वाले को के साथ जब आप करोगे -1 इंटू प्लस का 15 बन गया, 15 - 15 वो कितना आ गया, 0। तो नेचुरली इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मीनिंग दोनों वेक्टर क्या दे रखे हैं, ऑर्थोगोनल दे रखे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी हमारे पास वो हमने किया था कि जब आप ग्रेडिएंट का स्क्वायर निकालते हैं,
ठीक है, इसको मैंने बताया था आपको लैपलेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ग्रेडिएंट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, दैट इज़ एक बार जो ग्रेडिएंट निकाला हुआ उसका फिर से ग्रेडिएंट के साथ क्या निकाल देनी, डॉट प्रोडक्ट निकाल देनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा है हमारे पास, 5 फंक्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर ये कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दे रखा, सिंपल दे रखा है आपके पास। ठीक है, 2x³ + y² + z², ग्रेडिएंट का स्क्वायर 5 निकालना है, दैट इज़ या फिर तो ये लिख सकते हैं या फिर ग्रेडिएंट डॉट ग्रेडिएंट 5 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब ग्रेडिएंट का जब भी आपने स्क्वायर निकालना है हमेशा ग्रेडिएंट निकालोगे। तो ग्रेडिएंट के लिए क्या आएगा, 5 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 5 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और 5 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालोगे। तो 5 का विद रिस्पेक्ट टू x जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, पावर 3 नीचे आ जाएगी, आपके पास 6 बन जाएगा x², y² z² कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं वो एज इट रहेंगे। सेम y के साथ जब आप करोगे y की पावर नीचे आ जाएगी, 2 × 2 4 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 × 2 4 बन जाएगा, x³ और z² कांस्टेंट है वो एज इट रहेंगे। नेक्स्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 × 2 4, x³ और y² कांस्टेंट एज इट ही रहेंगे आपके पास। तो ये हमने ग्रेडिएंट 5 निकाला। आगे हमने क्या निकालना था, ग्रेडिएंट का स्क्वायर मैंने अभी कैसे बताया आपको कैसे निकालना है। जो ग्रेडिएंट 5 निकाला है उसकी फिर से क्या निकाल देना आपने, ग्रेडिएंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल देनी है। ठीक है, तो ग्रेडिएंट होता गया आपके पास पार्शियल ओवर पार्शियल x i कैप, पार्शियल ओवर पार्शियल y j कैप, पार्शियल ओवर पार्शियल z k कैप, डॉट प्रोडक्ट इनटू ग्रेडिएंट 5। फिर से आई वाले का आई कैप के साथ पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, आई कैप के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 1 आ जाएगी, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 1 आ जाएगी, के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 1 आएगी। तो इसका मीनिंग जो आई कैप के जो कोफिशिएंट हैं यहाँ पर नीचे ग्रेडिएंट 5 के, उसका पार्शियल डेरिवेटिव फिर से किसके साथ करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, वाई वाले जे कैप के वाले का फिर से विद रिस्पेक्ट टू y और के कैप के जो कोफिशिएंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू z करोगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी आपके पास। तो इसका दूसरा मेथड मैंने आपको एक और बताया था लैपलेस ऑपरेटर के अंदर। तो दैट इज़ इसका एक मेथड तो ये है कि एक बार ग्रेडिएंट निकालो, फिर उसी की ग्रेडिएंट के साथ फिर से एक बार क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे फिर से एक बार पार्शियल डेरिवेटिव और फिर से करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर दूसरा मेथड क्या है कि हमें पता है ग्रेडिएंट का स्क्वायर क्या होता है कि 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव आता है, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आता है। तो सीधा ही डायरेक्ट आप सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो और उनको ऐड कर सकते हो लैपलेस ऑपरेटर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर 5 ऑलरेडी दे रखा है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू y, z² का विद रिस्पेक्ट टू z, 5 का विद रिस्पेक्ट टू z, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला और तीनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास ग्रेडिएंट स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, u आपके पास दे रखा है विदाउट कंपोनेंट फॉर्म में x² - y² + 4z और यहाँ पर ग्रेडिएंट का स्क्वायर निकालना आपने u का। तो आप डायरेक्ट ये मेथड जो है वो छोटा पड़ जाता है, दैट इज सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव सीधे निकालो और तीनों को ऐड कर दो लैपलेस ऑपरेटर के लिए, या फिर एक बार ग्रेडिएंट निकालने के बाद फिर से ग्रेडिएंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है और फिर से एक बार पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। जो मेथड फर्स्ट है तो थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा, सेकेंड मेथड जो है वो डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा आपका। दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है ए वेक्टर कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो सिंगल अगर ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है तो उससे रिलेटेड मैंने रिजल्ट स्टार्टिंग में जब हमने डाइवर्जेंस और कर्ल्स का टॉपिक किया था उसके स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सिंगल वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है तो उसका ग्रेडिएंट 0 होता है, डाइवर्जेंस 0 होता है, कर्ल जो है वो 0 वेक्टर होता है, ठीक है। कर्ल फिर से रिपीट कर रही हूँ, कांस्टेंट वेक्टर का कर्ल जो होता है वो 0 वेक्टर होता है अगर सिंपली कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर जो है वो आर वेक्टर के साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है। अकेला कांस्टेंट वेक्टर नहीं आ रहा,
आर वेक्टर के साथ क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा है। यहाँ पर भी जब हमने फाइंड आउट करना है आर वेक्टर के साथ कांस्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। या तो इनके भी रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लेना जो इनके आंसर आएंगे, या फिर आप इसको सोल्व कर सकते हो। आर वेक्टर हमें पता है वो क्या होता है हमारे पास, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, हमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया इसके बारे में, हम उसको खुद लेट कर सकते हैं ए कंपोनेंट की फॉर्म में, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 आएगा जहाँ पर Z नहीं आएगा, A3 के कैप। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है कि डाइवर्जेंस फाइंड करना है। किसका फाइंड करना, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर का। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास आर वेक्टर और ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट दी है, पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले ऊपर आई जे कैप फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में आर वेक्टर के कोफिशिएंट, थर्ड रो में ए वेक्टर के कोफिशिएंट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब हमारे पास जो है ये टर्म बन जाएगी। तो इसका जब डाइवर्जेंस निकालना है तो ग्रेडिएंट के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। जब ग्रेडिएंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो इसका मीनिंग आई कैप के जो कोफिशिएंट होंगे उनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, जे केवल ए का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और के कैप के कोफिशिएंट का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। और जब इनके जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे सभी की वैल्यू 0 आएगी। तो डाइवर्जेंस जो है वो हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का आंसर 0 आएगा। अब इसी के साथ जो है ये रिज़ल्ट मैंने आपको बोला है डायरेक्ट रिज़ल्ट भी याद रख सकते हो आप। तो अगर सिंगल कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है तो उसका डाइवर्जेंस भी 0 होता है, ठीक है। अगर अकेला डाइवर्जेंस हमने कांस्टेंट वेक्टर का निकालना है, अकेला कांस्टेंट वेक्टर का, तब भी उसके पास हमारे पास डाइवर्जेंस कितना होता है, 0। ये हम स्टार्टिंग में डाइवर्जेंस के टॉपिक में कर चुके हैं। तो अगर कांस्टेंट वेक्टर के साथ आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, उसका डाइवर्जेंस भी निकाला है हमने, तो वो भी क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। अब जब हम कर्ल निकालेंगे आर क्रॉस ए वेक्टर का, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, आर वेक्टर और ए की वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब हमने इसका क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो कर्ल के लिए क्या फॉर्मूला होता था डिटरमिनेंट मेथड में, फर्स्ट रो में आई जे के कैप, सेकेंड रो में कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई, कर्ली ओवर कर्ली जेड, थर्ड रो में जो है आर क्रॉस ए वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे के कैप के, वो हम लिखेंगे और उनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो हमारे पास बन रही है -2a1 आई कैप, -2a2 जे कैप, -2a3 के कैप। -2 जो है वो कॉमन निकल आएगा, अंदर हमारे पास a1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप आ गया। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि लेट किया है, इसको हमने लेट की इसके लिए किसको लेट किया था हमने, ए वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लेट किया था। तो इसकी जगह हम ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, -2a वेक्टर बनेगा। तो इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो आप। अगर अकेला कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है, अगर अकेला कांस्टेंट वेक्टर आ रहा है तो उसका कर्ल हमने फाइंड आउट करना है कांस्टेंट वेक्टर का, तो वो हमारे पास 0 वेक्टर के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा है तो उसका जो कर्ल फाइंड आउट हमने करना है, चाहे पोजीशन हमारे पास इंटरचेंज आ रही है, चाहे कांस्टेंट वेक्टर आगे आ रहा है, जहाँ आर वेक्टर पीछे आ रहा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर जो कर्ल है, अगर आर वेक्टर इंटू ए क्रॉस वेक्टर आ रहा है तब हमारे पास आंसर जो बनेगा वो -2a बनेगा। अगर कांस्टेंट वेक्टर आगे आ रहा है और आर वेक्टर पीछे आ रहा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होती थी वो हमारे पास डायरेक्शनल होती है, क्योंकि पोजीशन जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन आता था, +2 का रिजल्ट है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा। तब जब इसकी पोजीशन इंटरचेंज करोगे तब हमारे पास +2a वेक्टर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी जो है वो आप याद रख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्रेडियंट स्क्योर फाइंड आउट करना हमने एक्स ओवर आर स्क्योर का। तो ग्रेडियंट स्क्योर मैंने आपको पहले भी बताया था, लैपलेस ऑपरेटर है। तो लैपलेस ऑपरेटर के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। देखिए सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। और तीनों को क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। अब डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, हमने एक्स ओवर आर स्क्वायर का, एक्स ओवर आर स्क्वायर, एक्स ओवर आर स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का जब डेरिवेटिव निकालोगे एक्स ओवर आर स्क्वायर का, यहाँ पर आर जो वेक्टर है वो हमारे पास फंक्शन होता है किसका, एक्स वाई जेड का। आर के अंदर भी एक्स आता है, ऊपर भी एक्स दे रखा है, इसलिए यू ओवर वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो v नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, v का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव, ठीक है, v एज इट, फिर आपके पास u एज इट, v का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जब आप निकालोगे v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर आना था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, आर स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 आ जाएगा, आर स्क्वायर एज इट, फिर u एज इट, आर स्क्वायर का जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 2r आ जाएगा, क्योंकि r फर्दर फंक्शन है हमारे पास x y z का। तो यहाँ पर कर्ली r ओवर कर्ली x भी आएगा। अब कर्ली r ओवर कर्ली x हमने जब ग्रेडियंट का टॉपिक सोल्व किया था तब वहाँ पर भी निकाला था, तो एक बार मैंने वहाँ पर फिर से यहाँ पर बता दिए। तो ये ना थोड़ा सा कुछ रिजल्ट जो है वो अपने दिमाग में रखा करो, बार बार सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास एक्स ओवर आर आती है। ऐसे ही कर्ली ओवर कर्ली आर ओवर कर्ली वाई अगर आता है तो हमारे पास वाई ओवर आर आना था, अगर कर्ली आर ओवर कर्ली जेड होता तो जेड ओवर आर आना था। तो देख लो एक बार रिजल्ट देख लो कैसे बनाना है। ये आर वेक्टर दे रखा है, आर का स्क्वायर का मीनिंग जब आर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालोगे, दैट इज़ आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो जब आप निकालोगे कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बनेगी आर स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर स्क्वायर का जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 2r इंटू कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स, और इधर से एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं आ रहे तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव 0 चला जाएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आर नीचे आ गया, तो यहाँ से कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स ओवर आर। ऐसे ही जब हम कर्ली आर ओवर कर्ली वाई निकालेंगे तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास वाई ओवर आर आ जाएगी। अगर कर्ली आर ओवर कर्ली जेड निकालेंगे तो जेड ओवर आर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स की वो वैल्यू फिल करनी है, एक्स ओवर आर, आर के साथ आर कैंसिल हो गया, फर्दर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर आर की पावर 4 बची। तो यहाँ पर एलसीएम मैंने सेपरेट कर दिया, यहाँ पर ये दिमाग में रखना। तो आंसर बचा कितना, 1 ओवर आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का निकालना था, अभी पार्शियल ऑर्डर का निकालना था हमने फर्स्ट ऑर्डर का, तो सेकंड ऑर्डर का जब आप निकालोगे इसी का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो फिर से पार्शियल जब डेरिवेटिव निकालोगे 1 ओवर आर स्क्वायर का लगेगा, माइनस 2 ओवर आर क्यूब आ गया, कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स, फिर इसके ऊपर फिर से u ओवर v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो u ओवर v का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ये टर्म बनेगी, तो सारे एलसीएम सेपरेट कर दिए। यहाँ पर भी फिर से कर्ली आर ओवर कर्ली एक्स आ रहा है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सारी टर्म सेपरेट की, सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये टर्म बची। ऐसे ही कर्ली एक्स ओवर आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, ठीक है, तो वो वैल्यू आएगी, फिर उसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे। ऐसे ही कर्ली जेड ओवर कर्ली एक्स ओवर आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे, फिर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे, और सभी को जब आप प्लस करोगे, प्लस करके हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आएगा हमारे पास माइनस का 10x ओवर आर की पावर 4
8x/r⁴ कॉमन निकल आएगी, अंदर बच जाएगा हमारे पास x² + y² + z²। तो ये वैल्यू किसकी होती है हमारे पास r² की, वो उसकी जगह आ गया। तो r² के साथ r⁴ कैंसिल होके r⁴ ही आ गई। एलसीएम कॉमन निकल आया आपके पास। -10x + 8x में से माइनस करोगे तो माइनस का 2x आया। तो इसका आंसर बनेगा जो -2x/r⁴ बना। तो इसी से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिया है x/r³ का जो है सेकेंड ऑर्डर का ग्रेडियंट का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर जो है वो 0 बनेगा। सोल्व करके देख लेना, यहाँ से नहीं पता चलेगा पूछ लेना बच्चे। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जो है इससे रिलेटेड जो है